चलिए तो आज हम लोग समझेंगे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एडवांटेज किसका, एलवीडीटी का। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एडवांटेज समझेंगे। एलवीडीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको यूट्यूब में ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी मैं देता हूं आपको। ये जो आपका ये एलवीडीटी, इसकी वर्किंग में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, एलवीडीटी। जो एलवीडीटी का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। जो एलवीडीटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब ये एलवीडीटी होता क्या है, ये एक जो एलवीडीटी है अपना, ये एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि क्या करता है, लीनियर मोशन को, जो कि अपना लीनियर मोशन को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल मोशन में। ये क्या करता है, एलवीडीटी लीनियर मोशन को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल मोशन में। तो एलवीडीटी क्या है, अगर आपसे पूछता है एलवीडीटी क्या है, तो एलवीडीटी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि लीनियर मोशन को कन्वर्ट किसमें करता है, इलेक्ट्रिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे एलवीडीटी क्या होता है। अब अपन लोग देखते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये आपको जो एक डायग्राम दिख रहा है, ये एलवीडीटी है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये एक ट्रांसफॉर्मर है जिसके बीच में, ट्रांसफॉर्मर के बीच में क्या है, एक कोर है। कौन सी कोर है, मूवेबल फेरोमैग्नेटिक कोर। ये जो मूवेबल फेरोमैग्नेटिक कोर है, ये ट्रांसफॉर्मर में क्या करती है, लीनियर मोशन प्रोवाइड करती है। ट्रांसफॉर्मर में मतलब लेफ्ट राइट क्या करती है, ये मूव करती है। क्या करती है, लेफ्ट राइट ये मूव करती है। कौन, मूवेबल फेरोमैग्नेटिक कोर। फिर देखते हैं ये देखिए S1 S2, ये क्या है, अपनी सेकेंडरी कॉइल है। और ये जो P1 है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, अपनी प्राइमरी कॉइल है। जो प्राइमरी कॉइल है, ये जो अपनी सेकेंडरी कॉइल है, इनके मिडिल में रहती है, सेंटर में रहती है। S1 और S2 जो अपनी सेकेंडरी कॉइल है, उसके बीच में क्या रहता है, अपना प्राइमरी कॉइल रहता है। ठीक है, और यहां पास ये जो प्राइमरी कॉइल है, यहां पास हम लोग क्या सप्लाई करते हैं, एसी सप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं। और ये जो S1 और S2 सेकेंडरी कॉइल है, ये जो प्राइमरी कॉइल है, इसके साइड में क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं। और ये जो S1 और S2 सेकेंडरी कॉइल है, ये कौन से, सीरीज में कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, और ये जो अपना कोर और ये जो कॉइल है, एक ये हाउसिंग में पैक रहते हैं। ये जो सिलेंड्रिकल हाउसिंग आपको दिख रही होगी, इसमें पैक रहते हैं। हाउसिंग का काम क्या रहता है, जैसे आप हाउस, घर में रहते हैं, घर का काम क्या रहता है, आपको बारिश से बचाना, हवा से बचाना, तूफान से बचाना, गर्मी से बचाना, धूप से बचाने का काम करता है। तो उसी तरह ये ट्रांसफॉर्मर की जो ये हाउसिंग है, ये क्या काम करती है, ये इसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करती है। क्या, हाउसिंग। तो यहां पास अपना क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब अपन लोग क्या देखते हैं, वर्किंग देखते हैं। तो 5 पॉइंट में आपकी ये वर्किंग खत्म होगी। मैंने 5 पॉइंट यहां पास लिख दिए हैं, एक एक करके पॉइंट आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले क्या होगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है अपना एसी एक्साइटेशन। एसी एक्साइटेशन हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपनी प्राइमरी कॉइल है, ये जो अपनी प्राइमरी कॉइल है P1, यहां पास हम लोग क्या करेंगे, एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे इस प्राइमरी कॉइल में। तो जब हम लोग इस प्राइमरी कॉइल पे एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे, तो ये जो यहां पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस प्राइमरी कॉइल के चारों तरफ फॉर्म हो जाएगी। जब मैं इस प्राइमरी कॉइल में क्या सप्लाई करूंगा, एसी वोल्टेज, तो क्या होगा, इस प्राइमरी कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाएगी। तो जब हम, यही था पहला पॉइंट, एसी एक्साइटेशन, कि मैंने प्राइमरी कॉइल पे एसी वोल्टेज सप्लाई किया और चारों तरफ क्या बन गई, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। अब क्या हुआ, देखिए, अब आपको पता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पास प्राइमरी कॉइल के चारों तरफ फॉर्म हुई जब हमने क्या किया, एसी सप्लाई किया। ठीक है, एसी वोल्टेज सप्लाई किया। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो अपनी S1 और S2 है, ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो अपनी सेकेंडरी कॉइल है S1 और S2, यहां पास क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यहां पास मैं E1 ईएमएफ इंड्यूस कर देता हूं, यहां पास लेट कर लेता हूं कि यहां पास जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो कितना हुआ, E1, और यहां पास जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितना हुआ है, E2 हुआ है। ठीक है, तो मैंने जब एसी वोल्टेज सप्लाई किया तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हुई, किसके, प्राइमरी कॉइल के चारों तरफ। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो अपनी सेकेंडरी कॉइल है S1 और S2, यहां पास क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। क्या, E1 और E2। अब देखिए,
ये जो अपनी कोर है ये अभी मूव नहीं कर रही है, इनिशियल पोजीशन पे है। इनिशियल पोजीशन पे बोले तो नल पोजीशन पे है, ना ये लेफ्ट साइड मूव कर रही है ना राइट साइड मूव कर रही है। अगर ये लेफ्ट साइड नहीं मूव कर रही है और ना ही राइट साइड मूव कर रही है, ये अपनी इनिशियल पोजीशन में है, तो जो अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1 और E2 ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपना E1 बराबर क्या होगा, E2 होगा। ये जो अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1 और E2 ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर E1 और E2 बराबर है तो जो अपना आउटपुट वोल्टेज होगा, जो अपना आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जब ये अपना कोर है, जो अपना मूवेबल फेरोमैग्नेटिक कोर है, मूव नहीं कर रहा होगा, नल पोजीशन पे है, अपने इनिशियल पोजीशन पे है, तो जो अपना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण E1 और E2, S1 और S2 सेकेंडरी कॉइल में, वो क्या होंगे, बराबर होंगे और आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ये अपना क्या था, दूसरा पॉइंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, तो अब अपन लोग देखते हैं क्या, कोर डिस्प्लेसमेंट। कोर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए अब क्या हुआ, ये जो कोर अभी क्या था, इनिशियल पोजीशन में था। जब इनिशियल पोजीशन में था तो E1 बराबर क्या था, E2 और आउटपुट वोल्टेज क्या था, 0 था। अब मैंने क्या किया, इस कोर को लेफ्ट साइड क्या किया, मूव किया। मैंने ये आप राइट साइड भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड भी मूव कर सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड मूव किया। जब मैं इस कोर को लेफ्ट साइड मूव करूंगा, या मैं बोलूं, या मैं इस कोर को S1 साइड, अपनी जो सेकेंडरी कॉइल S1 है उस साइड मूव करूंगा, तो क्या होगा, ये जो अपनी सेकेंडरी कॉइल S1 है, यहां पास जो मैग्नेटिक कपलिंग है, यहां पास जो मैग्नेटिक कपलिंग है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो S1 पे मैग्नेटिक कपलिंग है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इस मैग्नेटिक कपलिंग के कारण S1 पे, जो अपनी सेकेंडरी कॉइल S1 है, यहां पास इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, कहां पे, S1 पे, वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन S2। तो इसका मतलब क्या, E1 ज्यादा होगा E2 से, जब कोर क्या मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं राइट साइड मूव कराऊंगा, या मैं बोलूं S2 साइड मूव कराऊंगा, जो अपनी सेकेंडरी कॉइल है S2, तो क्या होगा, S2 में मैग्नेटिक कपलिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस मैग्नेटिक कपलिंग के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ S2 पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द S1, तो E2 यहां पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू E1। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया, कोर को लेफ्ट साइड में मूव किया, तो यहां पास मैग्नेटिक कपलिंग क्या हुई, बढ़ी। मैग्नेटिक कपलिंग जब बढ़ी तो यहां पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहां पास इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 ज्यादा है किससे, E2 से। ठीक है, अब देखिए अब क्या, ये जो डिफरेंस रहेगा इनके इंड्यूस्ड ईएमएफ में, जो वोल्टेज के बीच में डिफरेंस रहेगा, E1 माइनस E2, ये क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कोर डिस्प्लेसमेंट के। ये कोर कितना ट्रेवल कर रहा है लेफ्ट साइड या राइट साइड में, जो E1 माइनस E2 जो अपना डिफरेंस आउटपुट वोल्टेज का रहेगा, जो वोल्टेज का अपना डिफरेंस रहेगा, वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोर डिस्प्लेसमेंट के। तो ये रहा आपका थर्ड पॉइंट, कोर डिस्प्लेसमेंट, कि हम लोग ने क्या किया, कोर को लेफ्ट या राइट मूव किया। लेफ्ट या राइट जब हम लोग मूव करेंगे तो मैग्नेटिक कपलिंग क्या होगी, बढ़ेगी। मैग्नेटिक कपलिंग के कारण जिस कॉइल पे मैग्नेटिक कपलिंग बढ़ेगी वहां पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द सेकंड कॉइल, जो अपनी सेकेंडरी कॉइल का S2 है। मैं मान लेता हूं, जैसे मैंने लेफ्ट साइड किया तो S1 पे मैग्नेटिक कपलिंग ज्यादा हुई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा है एज कंपेयर टू S2। ठीक है, ये अपना क्या था, तीसरा पॉइंट। अब आउटपुट सिग्नल, जो अपना डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज निकला, E1 माइनस E2, जो अपना डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज निकला, वो क्या होगा, वो होगा लीनियर मोशन, या मैं बोलूं लीनियर फंक्शन रहेगा अपना कोर डिस्प्लेसमेंट का। जो अपना डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, लीनियर फंक्शन कोर डिस्प्लेसमेंट का रहेगा। आउटपुट एसी भी हो सकता है, हम लोग एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमको फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। तो आउटपुट सिग्नल, ये रहा आपका फोर्थ पॉइंट, कि जो अपना डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो लीनियर फंक्शन किसका रहेगा, कोर डिस्प्लेसमेंट का। और जो अपना आउटपुट जो रहेगा, आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट सिग्नल है, वो एसी भी हो सकता है, या तो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट भी कर देंगे अगर फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। और फिर चौथा, या मैं बोलूं पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवा पॉइंट, फेज एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, फेज एंड एम्पलीट्यूड। देखिए, ये एक आउटपुट सिग्नल है जिसका मैंने क्या बनाया है, एक ग्राफ टाइप बनाया है। तो ये जो आपको
कर्व दिख रहा होगा, ये क्या है, फेज है। तो आपको ये जो फेज है ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपको डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की क्या बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा। ये जो फेज है ये क्या है, ये जो फेज है, ये जो आपको कर्व दिख रहा है ये क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा डिस्प्लेसमेंट का। और ये जो आपको एम्पलीट्यूड दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा ना, ये एम्पलीट्यूड, ये आपको बताएगा मैग्नीट्यूड, किसका, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट का। ये क्या बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड बताएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो फेज आपको क्या बताता है, फेज आपको बताएगा क्या, डायरेक्शन, और एम्पलीट्यूड क्या बताएगा आपको, एम्पलीट्यूड बताएगा आपको मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड, और फेज आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो आप वर्किंग समझ गए होंगे, एक बार रिकॉल करते हैं वर्किंग। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, ये थी मेरी प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल पे मैंने क्या भेजा, एसी वोल्टेज भेजा। एसी वोल्टेज के कारण इसके चारों तरफ क्या फॉर्म हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हुई। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो अपनी सेकेंडरी कॉइल थी S1 और S2, यहां पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो मैंने लेट किया जो S1 पे ईएमएफ है वो E1 है, और S2 पे जो ईएमएफ है वो क्या है, E2 है। ठीक है, अब देखिए कोर क्या है, इनिशियल पोजीशन पे मूव नहीं कर रहा है, नल पोजीशन पे है अपनी। ठीक है, जब कोर मूव नहीं कर रहा है तो जो अपना इंड्यूस ईएमएफ है E1 और E2, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये बराबर हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, अपना 0 होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मैंने कोर को मूव किया, मैंने अज्यूम किया कि कोर को मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड मूव किया। लेफ्ट साइड बोले तो S1 साइड मैंने क्या किया, मूव किया, जो सेकेंडरी कॉइल S1 है उस साइड मूव किया। तो जब मैंने कोर को लेफ्ट साइड मूव किया तो S1 में क्या हुआ, मैग्नेटिक कपलिंग इंक्रीज हुई। मैग्नेटिक कपलिंग इंक्रीज होने के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है S1 पे वो भी क्या बढ़ा, एज कंपेयर टू S2, सेकेंडरी कॉइल S2 में। ठीक है, तो S1 में ये मैग्नेटिक कपलिंग बढ़ी तो इंड्यूस ईएमएफ S1 में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू S2, मतलब E1 बड़ा होगा E2 से, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू E2। ठीक है, देखिए फिर मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस, जो अपना डिफरेंस होगा इस वोल्टेज का, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कोर डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ये क्या था अपना थर्ड पॉइंट था, कोर डिस्प्लेसमेंट जब हुआ। फिर आउटपुट सिग्नल, जो अपना आउटपुट सिग्नल निकला है, जो अपना डिफरेंशियल वोल्टेज निकला है, वो क्या है, वो है लीनियर फंक्शन है अपना कोर डिस्प्लेसमेंट का। आउटपुट जो सिग्नल है वो एसी भी हो सकता है, उसको हम लोग डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी सिग्नल को, आउटपुट जो सिग्नल है उसको डीसी में भी कन्वर्ट सकते हैं अगर हमको फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। फिर मैंने आपको बोला जो अपना फेज है वो क्या बताएगा, वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो अपना एम्पलीट्यूड है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये थी क्या वर्किंग एलवीडीटी की। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग इसका एडवांटेजेस देखते हैं। यहां पास मैं साइड में लिख देता हूं एडवांटेजेस। जो पहला एडवांटेज है इसका वो क्या है, फ्रिक्शनलेस। क्या, फ्रिक्शनलेस। देखिए ये जो कोर है और ये जो कॉइल है इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। कोर और जो ये कॉइल है ये दोनों टच नहीं कर रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अगर किसी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो वहां पास फ्रिक्शन क्या रहेगा, नल रहेगा, एक भी फ्रिक्शन नहीं है। देखिए जैसे ये है मेरा हाथ है, ये इसको मैं रफ कर रहा हूं तो दोनों, ये जो मेरा नीचे वाला हाथ है और ऊपर वाला हाथ है क्या है, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यहां पास फ्रिक्शन जनरेट होगा। लेकिन अगर मैं दोनों हाथ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। इसी तरह कोर और कॉइल के बीच में, जो अपनी कॉइल है और कोर है उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसलिए वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, और दूसरा क्या, इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट, कितना भी खराब इन्वायरमेंट होगा ये एलवीडीटी काम करेगा। कितना भी हार्श इन्वायरमेंट, कितना भी खराब इन्वायरमेंट होगा ये एलवीडीटी काम करेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के कितना भी खराब होगा ये एलवीडीटी जो क्या है आपका वर्क करेगा। तो दूसरा एडवांटेज इसका इन्वायरमेंट फ्री हो गया। फिर तीसरा क्या है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, इसका जो ऑपरेशनल लाइफ है जल्दी ये खराब नहीं होगा। जो एलवीडीटी है जल्दी खराब नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, ड्यूरेबल है, रिलायबल है। ठीक है, और चौथा इसका जो हो जाएगा वो हाई सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी बोले तो, हाई सेंसिटिविटी बोले तो इसका मतलब आपको छोटे छोटे टाइम का, पर मिनट का भी ये क्या आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो बहुत ड्यूरेबल है, फ्रिक्शनलेस है, इन्वायरमेंट है, और छोटे टाइम के लिए भी, मिनट के लिए भी ये कैपेबल है डिटेक्ट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट। अगर 1 मिनट का भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये डिटेक्ट करके आपको देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, एलवीडीटी क्या होता है और एडवांटेज क्या होता है। फ्रिक्शनलेस रहता है, फ्रिक्शन नहीं रहता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी है, और इसकी हाई सेंसिटिविटी है। हाई सेंसिटिविटी बोले तो कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग डिस्प्लेसमेंट फॉर मिनट।
ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।